नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। पहले तो अब मैं आपको दिखा दूं, हमारे पीछे एक पोस्टर लगा है बहुत पीछे, क्योंकि बहुत ऊंचा वैलीज पे ये लोग गए हैं। तो मैं दिखा दूं, पीछे लिखा है द आइस केक। अब द आइस केक के पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये कहानी बनी है और कैसे ये कहानी बनी है, इस चीज़ को हम जानेंगे किनसे? डायरेक्टर है हमारे साथ मनोज मौर्य जी, उनसे हम जानेंगे कैसे ये स्टोरी बनी है और क्या कुछ ये इस स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका क्विक न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल यही है कि द आइस केक कैसा केक है ये और किस तरह से बना है ये केक? ये आइस केक मिक्स ऑफ इमोशंस बेसिकली और स्पीड। तो बड़ा डिफरेंट है मामला, क्योंकि स्पीड जो है ना कई बार इमोशन को पार कर जाती है, लेकिन ये जो राइडर्स की स्पीड है उस इमोशन को इंटैक्ट करके रखी हुई है। और एक सेलिब्रेशन है लाइफ का, जो कम्प्लीटली एक एनर्जी के साथ एक हिमालय पे 18,000 फीट पे पहुंच करके वो लोग एक ऐसा आइस केक बनाते हैं जिसमें सबके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। बेसिकली कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि अगर हम ट्रेलर की बात करते हैं, ट्रेलर में हम देखा है एक ताऊ हैं, बड़े कड़क से ताऊ हैं, उनका जन्मदिन मनाने की कोशिश की जाती है इन दी आइस। तो कहानी कैसे शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है? कारवा कैसे पूरा शुरू होता है इसका? एक बड़ा एक सिंपल और टफ जर्नी है। इंडिया गेट से ये स्टोरी ओपन होती है और ये जाती है लगभग समझ लीजिए कि 1400 किलोमीटर की जर्नी करके स्पीति वैली, जिसमें हम शुरू करते हैं ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। हम दिल्ली पास करते हैं, हमने हरियाणा, चंडीगढ़, फिर हिमाचल में पूरी फिल्म मैक्सिमम शूट हुई है। और हिमाचल में शिमला से लेके एवरी लोकेशन, यू विल फाइंड इट ईच एंड एवरी लोकेशन, नाको, काजा। फिर हम ऊपर चले जाते हैं रैंगरिक विलेज अगर, और फाइनली हम ऊपर जाके केक बना लेते हैं। सर, क्वेश्चन ये है कि 12 हम यहाँ पे कैरेक्टर देख रहे हैं, अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन कभी ये चेहरे कभी हमने किसी भी ना तो हमने किसी सीरियल में देखे हैं, ना ही किसी मूवी के अंदर देखे हैं। कैसे इन 12 कैरेक्टर तक आप पहुँचे और किस तरह से इन लोगों ने आपके स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए हाँ कहा? बहुत इंटरेस्टिंग था। इनके रिस्पॉन्स ही इतने अच्छे थे जो मुझे इंस्पायर कर रहे थे। बेसिकली अलग अलग फेज़ में अलग अलग तरीके के रिस्पांस आ रहे थे और वो मुझे ट्रिगर कर रहा था कि अच्छा ये आदमी ऐसा है तो इस तरह का करेक्टर इसके साथ किया जा सकता है, ये आदमी ऐसा है तो। और एक चैलेंजिंग प्रोसेस था ये बेसिकली टू क्रैक द कास्ट, क्योंकि कोई भी इसमें एक्टर नहीं है, दे आर रियल पीपल। और मैं चाह ही रहा था कि रियल ही सब कुछ हो बेसिकली। और एक ग्रामर भी ऐसा कहता है कि अगर आपको ना, आप कैसा होता है कि जैसे एक ये भी होता है कि आपको एक्टर चाहिए, मतलब एक कैरेक्टर चाहिए। मेरे पास ये था कि मुझे राइडर चाहिए, तो राइडर में दूसरे को एक्ट करना पड़ता है। राइडर तो अपना रियल काम कर रहा है, जैसे एक्टर अपना रियल काम करता है वैसे राइडर अपना रियल काम कर रहा है। तो मुझे अगर कोई एक्टर लाता तो उसको एक्टिंग करनी पड़ जाती है बेसिकली। दैट वाज चैलेंजर फॉर देम आल्सो। लेकिन फिर भी सिर्फ बाइक चलाना ही हमारे हिसाब से पूरा नहीं रहा होगा। आप चाहते होंगे फेस पे जो आप भाव देखना चाहते हैं वो भाव भी इनके चेहरे पे नजर आए, और जो कैरेक्टर में इनको उतारने की आपने कोशिश की होगी उस कैरेक्टर में भी पूरी तरह से उतरें। तो कितनी मेहनत लगी, क्योंकि ये नॉन एक्टर्स हैं, तो कितनी मेहनत लगी इस चीज़ के पीछे? बेसिकली हम जी वैसे ही रहे थे, कहानी में ही जी रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि स्क्रिप्ट के पार्ट में जिए। तो होगा क्या कि हम स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जहाँ रुकते थे, जो बातें करते हैं या खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब हमारा कहानी का पार्ट था। तो वो इसलिए आपको सुपर रियलिस्टिक अप्रोच लगेगा। बहुत सारे लोगों ने कुछ कैरेक्टर का डब करते हुए उनको लगा कि यार ये एक्टर को कभी देखा नहीं है लेकिन ये तो हमसे एक्टिंग अच्छा कर रहा है, जो बड़े एक्टर थे। तो ये बहुत अच्छे फीडबैक मुझे मिले हैं ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म इन द पोस्ट प्रोडक्शन, कि इन लोगों ने जो एक्टिंग कर दी है वो शायद हमसे नहीं होगी, क्योंकि एक एक्टर हमेशा रोल प्ले करता है एंड दे प्लेड देमसेल्फ। दैट इज़ द रियली ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। सर, सबसे नॉटी कौन था? क्योंकि 12 लोग की टीम थी, कोई नॉटी भी हुआ होगा, कोई बहुत टॉकेटिव भी रहा होगा। सबसे नॉटी वो एक RSVP था हमारे यहाँ पे, शूट के टाइम पे गायब हो जाता था बेसिकली। तो वो सबसे ज़्यादा ये होता था कि शूट कर रहे हैं हम और खोज रहे हैं इसको। तो हाँ, तो एक बार इस पे सीन भी बना दिया, लेकिन वो फिल्म में सीन नहीं है कि ढूंढ रहे थे इसको, बट चलता रहा। इसमें सारे लोग, चाहे रिंकू, ताऊ, ज्ञानी बाबा,
फिर जीजा, फिर सैवी भाई, या दिस ऑल लाइक ऑल सैवी, साहिबा, डिम्पल, मोनी, दिस ऑल लाइक जितने भी आई एम ऑल्सो डिम्पल। हाँ, ओके, दैट्स नाइस। तो ये सारे के सारे लोग ना, होता क्या है, मैंने एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक जर्नी शुरू किया था 2015 में, ऑल इंडिया जर्नी। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, और मैं 62 दिन ऑन रोड रहा। उसमें मैंने सीखा, मैं 9 लोगों को लेकर के जर्नी कर रहा था, और बिगनिंग में सारे लोग जो है ना रिएक्ट कर रहे थे खाने को लेके, बैठने को लेके, क्योंकि वो सिंक नहीं थे। आफ्टर लाइक 15 डेज मेरा अनुभव था कि दे हैव स्टार्टेड कि मेरा देश, पहले अपने बारे में बात, मैंने खाया नहीं, मैं ये नहीं किया, फिर वो बात करते थे मेरा देश इतना अच्छा है, इसका टेम्परेचर इतना अच्छा है, इसका ये अच्छा है। होता क्या है कि किसी को बहुत कम समय लगता है वहाँ पहुँचने में, किसी को लंबा समय लगता है। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप ड्रैग कर लोगे बेसिकली। तो आपको अगर पता होगा ना कि एक्चुअली क्या होगा, तो आप पेशेंस में रहते हो। अगर आपको पता ही नहीं हो कि क्या होगा ना, तो फिर आप वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हो। सर, जैसे कि आपने बताया शुरुआत के 15 दिन एक दूसरे के साथ मिलना जुलने में काफ़ी दिक्कत आई, लड़ाई भी हुई किसी की आपस में? वो फिल्म में इतनी लड़ाई करा देते थे ना कि फिर इनको लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता था। थक जाते थे बेचारे। हाँ, सर, फीमेल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो फीमेल कैरेक्टर्स से आप कैसे जुड़े और किस तरह से आपने सोचा कि इस मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स को भी हमें स्पेस देना चाहिए? स्टोरी की डिमांड थी, जो कहानी मेरे मन में थी, उसमें मैंने जैसे रिंकू सरन मेरा बैचमेट है, मैंने उससे बात किया, रिंकू ने फिर क्षितिज को मुझसे बात कराया, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया मामला। और जो जो कैरेक्टर थे उसमें कई सारे रिप्लेसमेंट में भी थे कि ये आया, ये नहीं आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे था कि मैं अपनी कहानी निकाल लूँगा, कोई भी आ जाए बेसिकली, मैं उसके लिए रेडी था। मैं इसलिए नहीं, ये नहीं देख रहा था इनके पास एक्टिंग स्किल कितनी है, मैं देख रहा था कि इनका कैरेक्टर क्या है, बेसिकली रियल कैरेक्टर क्या है, मैं वो फाइंड आउट कर रहा था। तो उसमें मुझे कुछ न कुछ क्रैक करने में, उनकी साइकोलॉजी क्रैक करने में मुझे शायद अंदर से हेल्प मिली थी, इसलिए मैं बहुत इजीली कर ले गया। कुछ एक दो क्वेश्चन सर आपसे और हैं, वो हम बाद में पूछेंगे, पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं कि मूवी के दौरान जब शूट हो रहा था तो किसने सबसे ज़्यादा मस्ती करी है? सर, किसने करी है? सर, क्या मस्ती कर रहे थे कि सभी की उंगलियां आपकी तरफ है? देखो, मस्ती का तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मस्ती नहीं थी। हाँ, शूट हो रहा था, डायरेक्शंस कुछ आती थी, मैं बोलता था ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, तो बोले डायरेक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो ऐसे भी केसेस बहुत बार आए हैं। फिर कभी होता था उधर शूट का नंबर आया है, मैं 10 किलोमीटर आगे घूमने चला गया, कभी बाइक रिपेयर हो रही थी, कभी कुछ थी, क्योंकि पूरे 12 राइडर्स में एक मैं था जो बाइक्स की नॉलेज ज़्यादा रखता था। तो मोस्टली कभी कभी बाइक्स ऐसे भी ठीक करी जाती थी कि जान के ख़राब हो। तो वो काम भी मैंने करा है उसमें। सर, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपके चेहरा थोड़ा शरारती सा लग रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि दोस्त कितने अच्छे बने हैं? क्या ये जो 12 लोग आपस में मिले हैं इस शूटिंग के दौरान, क्या बाद में भी ये एक दूसरे के साथ इतना ही जुड़ाव महसूस करने वाले हैं? आई थिंक 3-3.5 साल जैसे हमारा शूटिंग को हो गया है, लेकिन 12 में से एक भी अभी तक ये नहीं लगा कि किसी से ऐसा बॉन्डिंग है या किसी से ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि हम कल मिले हैं। 12 के 12 से ऐसी बॉन्डिंग है कि हम कभी भी कहीं भी बैठ के कुछ भी किसी विषय में भी बात कर सकते हैं, मे इट बी पर्सनल, मे इट बी प्रोफेशनल। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। ये बहुत एक अच्छी, किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी से जुड़ना है या किसी के बारे में जानना है तो उसके साथ एक लंबी जर्नी पे जाओ, देन यू गेट टू नो द पर्सन। आप सब तो राइडर है, अगर किसी की याद आएगी तो आप तो फट से बाइक उठा के निकल जाएंगे उनके घर? जाते हैं बिल्कुल। कितनी बार जा चुके हैं? आई थिंक हफ्ते में 2-3 बार तो होता ही है इनका। हाँ, जाना ही पड़ता है इनको। जाना ही पड़ता है। जाना ही तो पड़ता ऐसा कि आप पीछे से है ना, दोस्ती की निभाना पड़ेगी ना। सर, फीमेल कैरेक्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि इतने सारे बॉयज़ के बीच में 3 फीमेल थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि फीमेल कभी कमज़ोर नहीं होती है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्शन की, एक अलग से केयर की बहुत ज़रूरत होती है गर्ल्स को। तो आप भी पूरी टीम जो बॉयज़ की थी, कितना आपने केयर किया, कितना उनके साथ रहने में मज़ा आया और कैसा आपका उनके साथ पूरा रहा है? मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो नाम मेरा सैवी पड़ा है वो राइडर्स कम्युनिटी ने ही मुझे दिया हुआ है। तो सैवी के साथ पाजी भी साथ में जुड़ गया, तो अच्छा कॉमन नेम ना सैवी पाजी, सैवी पाजी। और इनको तो मैं जानता ही था, लड़कियों को पहले, बच्चियों को, और मेरे लिए तो
बहुत छोटी तो वैसा लगता था मतलब ऐसे गार्डियन साथ चलना है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ होना हो जाए। तो वो एक जो बॉन्डिंग थी वो तो थी साथ में, तो उसकी वजह से अब सारे के सारे जितने भी थे तो उनको तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम फैमिली के साथ नहीं हैं या हम किसी अननोन पर्सन के साथ जा रहे हैं। तो वो उन्होंने कभी फील ही नहीं करा इस चीज़ का, और ना हमने उन्हें दिया। सर मैं भी डिम्पल हूँ, क्या मैं बाइक चला पाऊंगी? बिल्कुल चला पाएंगे, मैंने आज से पहले नहीं चलाई, लेकिन आप बिल्कुल चला पाएंगे। ये जज्बा होना चाहिए दिमाग में, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई काम ऐसा नहीं है लाइफ में जो आप नहीं कर सकते, सिर्फ। सर मैं आप सभी से, जितने एक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगी एक एक ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहने वाली है इस शूटिंग के दौरान, इस मूवी के दौरान की। सबसे अच्छी मेमोरी ये है कि वो जो टाइम हमने निकाला 15-20 दिन साथ में, और वो जो 12-13-15 लोग मनोज भैया जुड़े हैं साथ में, वो आज तक, आज 4 साल हो गए हैं शायद, 4 साल में मतलब एक भी अलग नहीं हुआ। तो ये मेमोरीज, मतलब मेमोरीज क्या बन गई, फैमिली बन गई है ये। तो वो जो बॉन्डिंग वहाँ से चली आ रही है वो आज तक चली जा रही है और आगे भी चली जाएगी। सर आपकी क्या मेमोरी रही ऐसी? मेरी मेमोरी ये है कि मुझे रात को 12 बजे मैंने ऑडिशन दिया था फ़ोन पे और इनको वीडियो भेजी थी। इसने रिकमेंड किया मेरे को, बट इन्होंने जो मेरे को वहाँ पे सपोर्ट किया, चाहे रोल मेरा छोटा है, बट जैसा सपोर्ट किया इन्होंने और जिस तरीके से मैं खुद को देखा है मैंने अपने आप को, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। सर आपकी मेमोरी? मेरी मेमोरी जैसे कि कहते हैं कि नॉटी है, तो उसी से था कि लास्ट डे था शूट का, ऑलमोस्ट लास्ट शॉट्स चल रहे थे। तो हम लोग हिक्किम जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है उसके बहुत नियर थे। अब आगे जो था वहाँ के वेदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आगे 3 फीट आइस थी, तो आगे जाना मुश्किल था। मैंने क्षितिज को बोला मैं चलो यार चले। हम आगे बढ़े, सारा सब क्रू को, बाकी 10 राइडर्स को, सबको छोड़ के हम दोनों जने निकल गए आगे। और इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने बाइक क्रैश करी क्षितिज के अंदर और क्षितिज 3 फीट बर्फ़ के अंदर। तो वो एक मोमेंट ऐसा है कि जो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 3 फीट बर्फ़ में, वो भी स्लोप के ऊपर, जहाँ से बाइक खाई में जाती सीधा, तो वहाँ से हमने वो निकाल के वापस आए। तो वो मेरे लिए मोमेंट हमेशा। सर हाँ, जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे लिए मेमोरी द आइस केक ही है। द रीज़न बिहाइंड कि मेमोरी का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप वो चीज़ जो कभी भूल ना पाओ, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि ये ऐसी मूवी है कुछ ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा, बिकॉज इट्स रियली वेरी फर्स्ट मूवी फॉर राइडर्स। तो यस, द आइस केक इज़ द होल मूवी। सारे जो बंदे इस मूवी में सारे कनेक्ट हैं, दे आर मेमोरी फॉर मी। सो नॉटी पर्सन, नॉटी, ये टाइटल थोड़ा गलत जा रहा है, लेकिन मेमोरी तो नहीं, मैं जर्नी को थोड़ा इस हिसाब से डिफाइन करूँगा कि अगर आप स्पीति वैली किसी से पता करोगे कि आप घूमने जा रहे हो कितना टाइम लोगे, तो लोग अमूमन बोलते हैं कि हमें 15 से 18 दिन लगेगा जिसमें हम स्पीति वैली घूम के आएंगे। हमने 18 दिन में स्पीति वैली घूमने के साथ साथ शूटिंग भी कंप्लीट की है, एक बहुत बड़ी बात है। तो दिन में, रात में, किसी भी टाइम पे भी शूटिंग भी हो रही है, हमको ट्रैवल भी करना है, वो चाहे दिन हो या चाहे बिल्कुल सुबह हो या रात हो। तो एक जो बोलते हैं ना कि आप काम के साथ साथ ट्रैवल भी कर रहे हो, कंपेनियनशिप भी है उसमें, और एक क्रिएटिव प्रोडक्ट बना के ला रहे हो, तो वो खुद में ही एक बहुत अच्छी मेमोरी है। तो एक बार डायरेक्टर से एक बार फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अहम सवाल है सर। बॉलीवुड के अंदर इस समय कंटेंट तो बहुत आ रहा है, लेकिन कंटेंट के नाम पर स्टोरी नहीं आ पा रही है। क्या वीक पॉइंट मानते हैं बॉलीवुड के लिए? क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत बड़े बजट के साथ बनने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पा रही हैं बड़े स्क्रीन पर। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हर चीज़ इवॉल्व होती है, उसका प्रोसेस है। अगर वो इवॉल्व नहीं होगी तो आप देखिए इतनी ईजिली मोबाइल से आप शूट कर रहे हैं, आपने इवॉल्व किया कैमरे को, मोबाइल तक ले आए। 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन सिनेमा को, मोर देन 100 ईयर्स। 100 ईयर एंड ऑलमोस्ट 108 ईयर्स। अब जो पैटर्न था पूरा ओल्ड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म मेकिंग, उसमें थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, जो ये सिनेमा ही खुद कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है। ऑडियंस रिजेक्ट नहीं कर रही है, उन ख़राब बना नहीं रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि यहाँ से वाकई में न्यू सिनेमा जन्म लेगा, और मिनिमलिज्म का सिनेमा इंडिया में आना चाहिए। क्योंकि मिनिमलिज्म सिनेमा जब तक इंडिया में नहीं आएगा, तब तक इंडिया की रियल स्टोरी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। बहुत फेक स्टोरी जो पहुंचती है वो पैसे लगने की वजह से, और बाकी लोग सिनेमा में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं।
तो जब मिनिमलिज्म का सिनेमा बनेगा तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, डायरेक्टर्स के चैलेंजेस, राइटर्स के चैलेंजेस, एक्टर्स, सबके चैलेंजेस बढ़ेंगे और सिनेमा अच्छा बनेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है बॉलीवुड के लिए इवॉल्व होने का, और जो हो रहा है। आखिरी सवाल लेते हैं सर, क्या मैसेज देती है आपकी स्टोरी जिसकी वजह से ऑडियंस को आपकी मूवी को देखने के लिए सिनेमा तक आना चाहिए? इंस्पिरेशंस, एक्चुअली आप इंस्पायर होंगे इस फिल्म को देख करके। शॉट टू शॉट, सीन टू सीन इंस्पिरेशन से भरी हुई फिल्म है। इसमें जो गाना भी है, 3 गाने हैं, तीनों गाने भी इंस्पायर ही करते हैं। तो अगर किसी को इंस्पायर होना है तो इस फिल्म को देखना चाहिए बेसिकली। तो ये थे मनोज मौर्य, जो कि द आइस केक मूवी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने मूवी के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें साझा की हैं। और इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये मूवी जितनी सुनने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगी। ऐसी मूवीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना भी चाहिए। तो हम भी आपसे कहेंगे कि इस मूवी को देखें, सिनेमा तक जाएँ, इसको सपोर्ट करें। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।